कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आदित्य 6 घंटे के सफ़र के बाद दिल्ली पहुंच चुका था। शाम को देर से पहुंचने की वजह से वो होटल चला गया। दिल्ली पहुंचते ही उसने चाचा साहब और पवित्रा को भी फ़ोन करके बता दिया था कि वो सही सलामत पहुंच गया है। आदित्य ने रात को स्टे करने के लिए पहले ही होटल बुक कराया हुआ था। अपने रूम की चाबी लेकर वो चला गया। रूम में बैठे हुए वो बस यही सोच रहा था कि कल सुबह सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाकर समीर से मिलेगा। यही सोचते सोचते वो थोड़ी देर बाद सो गया। मुंबई। उधर दीप्ति भी मुंबई पहुंच चुकी थी। उसने घर की डोर बेल बजाई तो श्रुति ने दरवाजा खोला। दीप्ति श्रुति को देखते ही उसके गले लग गई और रोने लगी। श्रुति उसे संभाल कर अंदर लेकर आई और पानी पिलाया। दीप्ति के पापा ने श्रुति को आदित्य और दीप्ति के बारे में सब कुछ बता दिया था। श्रुति भी काफ़ी शौक थी कि आदित्य ने ऐसा किया, पर अब किया भी क्या जा सकता था। श्रुति ने दीप्ति को उसका रूम दिखा दिया और उसे आराम करने को बोलकर चली गई। शाम को श्रुति के जीजू जब आए तो वो भी सबसे पहले दीप्ति से मिलने उसके रूम में गए। अजीत, हेलो साली साहिबा, कैसी हो? दीप्ति, मैं ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? अजीत भाई, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? दीप्ति का अपने जीजू की बात सुनकर चेहरा उदास हो गया। अजीत, दीप्ति, जो होना था सो हो गया। मैं और तुम्हारी दीदी ये समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना ही होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। एंड आई एम श्योर कि तुम ये कर पाओगी। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए और अपने जीजू के गले लगकर रोने लगी। श्रुति और अजीत ने उसे चुप कराया। रात को अजीत अपने कमरे में बैठा श्रुति से बात कर रहा था। अजीत, श्रुति, मुझे लगता है कि आदित्य के दूर जाने का दीप्ति पर गहरा असर पड़ा है। हमें इन सब से उसे बाहर निकालना होगा। आई थिंक हमें उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि एक डॉक्टर भी है, अभी फ़िलहाल मुंबई में ही ट्रांसफ़र हुआ है। उसकी टीम ने यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। एक बार हमें भी दीप्ति को लेकर वहाँ चलना चाहिए। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली हैं कि मुझे लगता है कि दीप्ति को काफ़ी हद तक अपने गम से निकलने में राहत मिलेगी। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? श्रुति, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे दीप्ति को फ़ायदा होगा तो हम उसे लेकर चलते हैं। क्या पता हमें हमारी पहले वाली दीप्ति वापस मिल जाए। अजीत, ठीक है, मैं कल ही अपने दोस्त से इस बारे में बात करता हूँ। श्रुति, ठीक है। दोनों थोड़ी देर बाद लाइट बंद करके सोने चले जाते हैं, पर दीप्ति अपने कमरे की लाइट बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। उसे बार बार आदित्य की याद आ रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दिल्ली। सुबह आदित्य अपने रूम में तैयार हो रहा था। आज उसे डॉक्टर समीर से मिलने हॉस्पिटल जाना था। उसने तय कर लिया था कि वो समीर से मिलकर उसे सब कुछ बता देगा कि उसकी पत्नी पवित्रा उसके पास है। पर उसे डर भी लग रहा था कि अगर समीर ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो, क्योंकि उसने तो अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखा था। यही सब सोचकर आदित्य थोड़ा परेशान था कि पता नहीं समीर कैसा रिएक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी करके सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। वहाँ सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर उसे उसका दोस्त बाहर ही मिल गया, जिसने उसे समीर की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आदित्य उससे जाकर उसके गले मिला और फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने रिसेप्शन पर डॉक्टर समीर के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो तो यहाँ से कुछ दिन पहले ही चले गए हैं। आदित्य, चले गए हैं मतलब? तभी वहाँ से एक डॉक्टर जा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर समीर का नाम सुना तो वो रुक गए। उन्होंने आदित्य की ओर मुंह करके पूछा, मे आई हेल्प यू सर? आदित्य उनकी तरफ देखकर, सर एक्चुअली आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर समीर है, हमें उनसे मिलना है। डॉक्टर? आप कौन? आदित्य, मैं उनका दोस्त हूँ, आदित्य सिंह राणा। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे तो सोचा उनसे मिल लूँ, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। डॉक्टर, जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र दूसरे हॉस्पिटल में हो गया है। आदित्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली के किस हॉस्पिटल में हुआ है? डॉक्टर, नहीं नहीं, उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। आदित्य, दूसरे शहर में कहाँ? डॉक्टर, मुंबई में। आदित्य, मुंबई में?
क्या आप मुझे उनका मुंबई का एड्रेस दे सकते हैं? डॉक्टर, देखिए, मुझे ये नहीं पता कि मुंबई में उनका ट्रांसफ़र किस हॉस्पिटल में हुआ है। आई होप यू डोंट माइंड। आदित्य, इट्स ओके सर, थैंक यू। आदित्य फिर से एकदम निराश हो जाता है। एक उम्मीद की किरण उसे फिर से दिखाई दी थी और वो भी गुम हो गई। अब वो मुंबई में समीर को कैसे ढूंढेगा? आदित्य और उसका दोस्त हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। आदित्य का दोस्त अब क्या करेगा? आदित्य, फिलहाल मुंबई के लिए वापस निकलूंगा, पर मुंबई में मैं उसे कैसे खोजूंगा और फिर से वक्त लगेगा उसे खोजने में। आदित्य का दोस्त, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी समीर मुंबई में है, ये तो तुझे पता चल ही गया है। तू मुंबई पहुंच, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। आदित्य चुपचाप अपने दोस्त को बाय बोलकर टैक्सी से ही वापस होटल की तरफ चला जाता है। होटल पहुंचकर वो वापस से मुंबई जाने की तैयारी करने लगता है ताकि रात तक मुंबई पहुंच जाए। बैग पैक करने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और मुंबई की फ़्लाइट में बैठ जाता है, क्योंकि उसे फिर से समीर को मुंबई में खोजना था। यही सोचकर वो फ़्लाइट में अपनी सीट पर आंखें बंद कर बैठ जाता है। 2 महीने पहले समीर का ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया था, सीनियर डॉक्टर की पोस्ट पर। तो समीर अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया था और जब से वो वहीं है। हालांकि आदित्य को तो यही लगता था कि समीर अभी भी दिल्ली में है, इसलिए वो अपने दोस्त को उसका दिल्ली का पता निकालने के लिए कहता है। मुंबई। आदित्य ने पवित्रा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो रात तक मुंबई पहुंच जाएगा। पवित्रा शाम को आदित्य का इंतजार कर रही थी। आज करवा चौथ भी थी, तो पवित्रा का उपवास था और वह आदित्य के आने के बाद ही अपना व्रत खोलने वाली थी। उसने आज सारा खाना आदित्य की पसंद का ही बनाया था। आज पवित्रा ने लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा 16 श्रृंगार किया। वो डाइनिंग हॉल में बैठकर आदित्य का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बजने को थे कि तभी आदित्य की गाड़ी बाहर आकर रुकी। रामदीन काका झट से दौड़े हुए बाहर आए। आदित्य गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चला गया और पीछे पीछे रामदीन काका उसका सामान लिए चले आ रहे थे। आदित्य आकर सोफे पर आंख बंद करके बैठ गया कि थोड़ी देर बाद उसे आवाज आई, जी पानी। आदित्य ने आंख खोलकर देखा तो सामने पवित्रा खड़ी थी। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, लाल बिंदी और जेवर पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो उठ खड़ा हुआ और पवित्रा को निहारने लगा। पवित्रा उसकी ओर देखकर, जी पानी। पवित्रा की दोबारा आवाज़ सुनकर आदित्य को होश आया। उसने उसके हाथ से पानी ले लिया और पूछा, आज कुछ है क्या? पवित्रा शर्माते हुए, जी वो आज करवा चौथ है, हमने आपके लिए व्रत रखा है। आदित्य उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है। आदित्य दूसरी ओर देखकर, देखो पवित्रा, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। पवित्रा, पर ये तो सभी सुहागन औरतें रखती हैं, इसलिए हमने भी रखा है। आदित्य, पर क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त दो। प्लीज़ पवित्रा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाना खा लो, ठीक है? मैं भी सोने जा रहा हूँ। आदित्य अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। तभी पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो पवित्रा नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। आदित्य दौड़कर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। आदित्य, पवित्रा, पवित्रा उठो। वो पानी का गिलास लेकर उसके मुंह पर छींटे मारता है तो पवित्रा को थोड़ा सा होश आता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आदित्य उसका सर अपनी गोद में लिए बैठा था। वो उठकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद वो उठकर जैसे ही खड़ी होती है तो उसे दोबारा से चक्कर आ जाते हैं, पर इस बार आदित्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। आदित्य उसे गोद में उठाकर ऊपर कमरे तक लेकर जाता है। कमरे में जाते जाते भी पवित्रा आदित्य के आंखों में ही देख रही थी। आदित्य उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। आदित्य रामदीन काका से कहकर पवित्रा के लिए खाना मंगवाता है, पर पवित्रा खाना खाने से मना कर देती है। पवित्रा, जब तक आप हमारा व्रत अपने हाथों से नहीं खुलवाएंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। आदित्य परेशान होकर, ये कैसी जिद है पवित्रा? मैंने कहा ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पवित्रा रोते हुए, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आप एक कमरे में हमारे साथ नहीं रहते, हमने तब भी कुछ नहीं कहा, पर आप हमसे हमारा ये अधिकार नहीं छीन सकते। कहते कहते उसे खांसी आ जाती है। आदित्य भागकर उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है, पर वो नहीं पीती। पवित्रा,
हमने आपसे कहा ना, हम ना ही पानी पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे जब तक आप हमारा व्रत नहीं खुलवा देते। आदित्य अब परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो ना ही पवित्रा को समझा पा रहा था और ना ही पवित्रा अब समझने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर पवित्रा तो आज जिद पर थी कि जब तक आदित्य खुद उसे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएगा तब तक वो ऐसी ही बैठी रहेगी। आखिर में आदित्य पवित्रा के आगे हार जाता है और उसका व्रत खुलवाता है। पवित्रा टेरेस पर आकर सबसे पहले चांद को अर्घ्य देकर छलनी से चांद को देखती है और उसके बाद आदित्य को उस छलनी से देखती है। उसके ऐसा करने से आदित्य उससे नज़र मिलाकर देख भी नहीं पा रहा था, पर वो अब कर भी क्या सकता था। पवित्रा उसके पैर छूती है तो आदित्य उसे रोक लेता है। वो पवित्रा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। पूजा करने के बाद वे दोनों नीचे हॉल में आ गए। आज पवित्रा ने सारा खाना आदित्य के पसंद का ही बनाया था। पवित्रा उसे खाना परोसती है, पर आदित्य को भूख नहीं होती है तो वो उससे कहता है, पवित्रा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। पवित्रा थोड़ा सा तो खा लीजिए। आदित्य उसके आग्रह करने पर चुपचाप बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। फिर वो पवित्रा से कहता है, तुम भी बैठो। पवित्रा मुस्कुराकर, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा देता है। नहीं, अभी खाओ, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम भी मेरी बात मानो। चलो अपना खाना डालो प्लेट में। और कहकर खुद ही डालने लगता है। पवित्रा को अपने प्रति फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो भी मुस्कुराते हुए चुपचाप खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। आज पवित्रा को एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। उसे आदित्य का गोद में उठाकर कमरे तक लेकर आना, उसका व्रत खुलवाना, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खाना खाने बैठना, सब कुछ बहुत प्यारा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे सब कुछ मिल गया हो। उधर आदित्य को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा एकटक बाहर देख रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो वो कर रहा है वो सही है या जो हो रहा है वो सही है। समीर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और पवित्रा अब उससे अपना पत्नी होने का अधिकार मांगने लगी थी, जो वो उसे नहीं दे सकता था। उसे पवित्रा के प्रति कई बार लगाव तो महसूस होता था, पर उसके दिल में सिर्फ दीप्ति बसी थी। दीप्ति की जगह वो किसी और को नहीं दे सकता था। यही सब सोचते सोचते उसने जाग कर ही पूरी रात काट दी। दीप्ति अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी कि उसकी बहन श्रुति अंदर ब्रेकफास्ट लेकर आई और उसके पास ही बैठ गई। श्रुति, चलिए मैडम, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर हमें कहीं चलना है। दीप्ति टोस्ट खाते हुए, चलना है? कहाँ चलना है? श्रुति, अजीत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन दिनों मुंबई में ही एक काउंसलिंग सेशन शुरू किया है उन्होंने। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। दीप्ति, दी, अभी इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े। आई एम अ लायर। ज़िंदगी से डील करनी आती है मुझे। हाँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं कर लूँगी। हमें पता है दीप्ति, तुम बहुत ब्रेव हो और तुम कोई पागल नहीं हो जो हम तुम्हारी काउंसलिंग कराएं। अजीत कमरे में आते हुए कहता है और बेड पर दीप्ति के पास ही बैठ जाता है। हम बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं ताकि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को डील करने में आसानी हो, बस। अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। दीप्ति को थोड़ा बुरा लगता है कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर दी और जीजू भी तो उसके भले के लिए ही कह रहे हैं। दीप्ति दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, ओके, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। अजीत ने खुश होकर दीप्ति के सर पर हाथ रख दिया और श्रुति ने भी उसे गले लगा लिया। तीनों वहाँ पहुँचे जहाँ ये काउंसलिंग सेशन चल रहा था। इस सेशन में डॉक्टर्स की पूरी टीम थी और उस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर समीर। अजीत, श्रुति और दीप्ति भी वहाँ बेंचेस पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर समीर लोगों को आजकल की तनाव भरी लाइफ और उनसे निकलने के तरीके बता रहे थे। अजीत, श्रुति और दीप्ति भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। श्रुति ने भी इन सब चीज़ों के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी ली। आज की क्लास ख़त्म होने के बाद सब अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और समीर को धन्यवाद देते हुए जाने लगे। अजीत भी समीर के पास आया और गले मिला। वाह यार, कमाल कर दिया तुमने तो, अमेजिंग। समीर, थैंक्स यार। वैसे तू यहाँ कैसे? तुझे कौन सा स्ट्रेस हो गया जो तू मेरा सेशन अटेंड करने आया?
अजीत, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझसे मिलने आया था। उसके बाद अजीत ने सबसे समीर का इंट्रोडक्शन कराया। अजीत, ये मेरी वाइफ और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। समीर ने दोनों से हाथ मिलाया। दीप्ति समीर के पास आकर, आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं, आपकी बातें दिल को छूती है, वेरी नाइस। समीर मुस्कुराकर, थैंक यू सो मच दीप्ति जी। दोनों को बात करता देख श्रुति और अजीत थोड़ी देर के लिए वहाँ से खिसक गए। समीर और दीप्ति चलते चलते गार्डन की तरफ चले जाते हैं। समीर, वैसे आप अपने कैरियर में क्या कर रही हैं? दीप्ति, अभी अभी लॉ की पढ़ाई पूरी की है, अब उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ। समीर, वाओ वेरी गुड। मैं भी पहले दिल्ली हॉस्पिटल में डॉक्टर था, अब मुंबई ट्रांसफ़र हो गया। दीप्ति, ओ अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? समीर, जी बस मैं और मेरी माँ, पापा के कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। दीप्ति, ओ आई एम सॉरी। समीर, इट्स ओके। दीप्ति, वैसे आपकी बातें काफ़ी प्रभावशाली हैं, मैं डेली आपका सेशन अटेंड करूंगी। समीर, जी बिल्कुल। थोड़ी देर बाद अजीत और श्रुति भी आ जाते हैं। अजीत, क्या बातें चल रही हैं भाई, हमें भी बता दो। अजीत समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। दीप्ति, नथिंग जीजू, वो तो हम बस काउंसलिंग सेशन के बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। वैसे आप दोनों कहाँ चले गए थे? अजीत, हाँ वो मैं भी तुम्हारी दीदी को गार्डन दिखा रहा था। अजीत समीर की ओर देखकर, ओके समीर चलते हैं, आओ यार कभी घर साथ बैठकर चाय पियेंगे। समीर, अरे यार बिल्कुल, किसी दिन ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और समीर दीप्ति को भी बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अजीत, श्रुति और दीप्ति भी निकल जाते हैं। रात को अजीत अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी श्रुति कमरे में आती है तो अजीत को खोया हुआ देखकर उससे पूछ बैठती है, क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? श्रुति की आवाज़ से अजीत को होश आता है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। श्रुति, ऐसे ही तो कुछ नहीं सोच रहे होगे, बताओ ना क्या सोच रहे थे? अजीत, समीर और दीप्ति की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना? श्रुति, अजीत के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। अजीत आगे बोलता है, समीर काफ़ी सुलझा हुआ इंसान है, अच्छी जॉब है, वेल सेटल्ड है, और क्या चाहिए? श्रुति, हाँ पर दीप्ति के सामने अभी ये सब कहना सही नहीं होगा, और हो सकता है कि समीर की ज़िंदगी में पहले से ही कोई लड़की हो। अजीत, हाँ हो सकता है, मैंने तो ऐसे ही सोचा, बस दोनों को थोड़ा घुलने मिलने दे, देखते हैं क्या होता है। श्रुति, आप भी ना बस ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, चलिए सो जाइए। श्रुति कमरे की लाइट्स ऑफ कर देती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन भी दीप्ति समीर के काउंसलिंग सेशन में जाती है और अब तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। समीर और दीप्ति भी आपस में काफ़ी घुलने मिलने लगे थे, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद दोनों ही काफ़ी शॉप की तरफ निकल जाते थे और काफ़ी देर तक दोनों में बातें होती रहती थी। दीप्ति को भी समीर का नेचर अच्छा लगता था। एक दिन दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे कि तभी समीर ने कहा, कभी घर आइए ना दीप्ति जी, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। दीप्ति कॉफ़ी का गिलास टेबल पर रखते हुए, जी ज़रूर, कभी टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगी। दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। उधर आदित्य कई दिनों से समीर का पता लगाने में जुटा था, पर कोई भी क्लू उसके हाथ नहीं लग पा रहा था। पवित्रा स्कूल गई थी, अब पवित्रा को भी काफ़ी हद तक पढ़ना और लिखना आ गया था। हिंदी की किताबें वो अब आराम से पढ़ लेती थी और उसे कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलने को आ गए थे। आदित्य भी मुंबई के जाने माने वकील के साथ अपनी आगे की प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन वो किसी काम से जा रहा था कि अचानक उसने कॉफ़ी शॉप में दीप्ति को किसी लड़के के साथ बैठे देखा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। दीप्ति के साथ इतना घुल मिलकर बातें करते देख आदित्य को गुस्सा भी आ रहा था और उसे किसी और के साथ देखकर बहुत दुख भी हुआ। आदित्य को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो और दीप्ति एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में लिए घंटों यूँ कॉफ़ी शॉप में बैठे रहा करते थे, और अगर कोई दीप्ति को घूरता तो आदित्य को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज आज वो मजबूर था, क्योंकि दीप्ति पर से वो अपना हक खो चुका था। उदास मन से वो वापस घर आ गया, यहाँ तक कि उसने रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया। पवित्रा ने पूछा तो उसे थकान होने का बहाना बनाकर टाल दिया। एक दिन समीर अपनी माँ के साथ मॉल में कुछ सामान खरीदने आया तो वहीं उनसे श्रुति और दीप्ति टकरा गए। दीप्ति मुस्कुराते हुए, अरे समीर, आप यहाँ? समीर, हाँ,
वो माँ के साथ घर के लिए कुछ सामान लेने आया था। फिर अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करते हुए, ये मेरी माँ है। दीप्ति और श्रुति दोनों ही सुभद्रा जी को नमस्ते करते हैं। समीर अपनी माँ को बताता है, माँ ये श्रुति भाभी है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था ना अजीत, उसकी वाइफ है। और ये श्रुति भाभी की छोटी बहन है दीप्ति, मेरे काउंसलिंग सेशन में डेली आती है, तो इसलिए हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। सुभद्रा जी दीप्ति के सर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं, बहुत ही प्यारी हो और सुंदर भी। समीर अपनी माँ को दीप्ति की तरफ आकर्षित होता देख कहता है, हाँ चले माँ, देर हो रही है। सुभद्रा जी, हाँ ठीक है। फिर दीप्ति की ओर देखकर, कभी घर आना बेटा, मेरे साथ भी बैठकर चाय पीना। दीप्ति, जी आंटी जरूर आऊँगी। समीर अपने माँ के साथ चला जाता है। रास्ते में भी सुभद्रा जी दीप्ति के बारे में ही सोच रही थी। वो बार बार समीर के चेहरे की ओर देखती और सोचती, समीर की दोस्त कमाल है, आज तक तो उसने कभी कोई लड़की दोस्त नहीं बनाई, जरूर कुछ बात है, और मुस्कुरा देती हैं। सुभद्रा जी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उन्हें बार बार समीर और दीप्ति का ख्याल आ रहा था। दीप्ति उन्हें भी काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान थी कि कहीं समीर और दीप्ति का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही तो नहीं, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सोच रही हैं। तभी समीर उनके कमरे में आया और सुभद्रा जी की गोद में लेट गया। सुभद्रा जी, समीर ये सब क्या है? तुम तो आज भी छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। समीर उनकी तरफ देखकर, माँ मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपके लिए तो छोटा बच्चा ही रहूंगा ना। सुभद्रा जी उसके सर पे प्यार से हाथ फेर देती हैं और कहती हैं, ठीक है माना, तू मेरे लिए छोटा ही रहेगा, पर फिर भी कल को तेरी शादी होगी, तब अपनी बीबी के सामने भी तू ऐसे ही क्या करेगा क्या? समीर उठकर बैठ जाता और कुछ उदास सा हो जाता है। सुभद्रा जी उसे उदास देखकर, क्या हुआ समीर, कुछ बात है क्या? अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी आगे से ऐसा कुछ भी। अब खुश? सुभद्रा जी, समीर तुझसे एक बात पूछूं? समीर, बोलो ना माँ, क्या बात है? सुभद्रा जी, तेरे और दीप्ति के बीच सिर्फ दोस्ती ही है या कुछ और है? समीर सुभद्रा जी की बात सुनकर हैरान हो जाता, माँ कैसी बातें कर रही हो? मेरे और दीप्ति के बीच में सिर्फ दोस्ती है, मैं बस उन्हें अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। सुभद्रा जी, ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे दीप्ति बहुत प्यारी लगी। तू ये बता कि अपनी दोस्त को खाने पर किस दिन बुला रहा है? समीर, पहले सोच रहा था कि बुलाऊं, पर अब नहीं बुलाऊंगा। सुभद्रा जी हैरानी से, पर क्यों? अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं बुलाएगा? समीर, क्योंकि आप अब दीप्ति और मुझे लेकर कुछ ना कुछ सोचेंगी, इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगा उसे घर। सुभद्रा जी, अच्छा बाबा, नहीं सोचूंगी कुछ भी, तो बुला ले उसे खाने पर, और साथ में अपने दोस्त अजीत और उसकी पत्नी श्रुति को भी इनवाइट कर लेना, ठीक है? समीर वापस से अपनी माँ की गोद में सर रखकर, ओके माँ, सबको इनवाइट कर लूँगा कल के लिए। और कुछ? सुभद्रा जी मुस्कुराकर, नहीं और कुछ नहीं। समीर थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी को हॉस्पिटल जाने का कहकर निकल जाता है। आदित्य अपनी फाइल में उलझा हुआ था कि अचानक उसे उस दिन कॉफ़ी शॉप में बैठी दीप्ति और साथ में उस लड़के का ख्याल आया। आदित्य अपना सर कुर्सी से टिका कर बैठ जाता है और उन दोनों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उस दिन दीप्ति के साथ वो लड़का कौन था। आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था कि दीप्ति किसी और के साथ घूम रही थी, पर फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी भी तो अपनी लाइफ है, वो चाहे कुछ भी करे, अब वो उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकता। तभी पवित्रा अपनी किताब लेकर आदित्य से कुछ पूछने आ जाती है और आदित्य उसे पढ़ाने में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन सुभद्रा जी घर में तैयारियां करने में जुटी थी। समीर ने उनके कहने पर आज दीप्ति, अजीत और श्रुति को डिनर पर इनवाइट किया था। सुभद्रा जी चाहती थी कि आज वो श्रुति और अजीत से दीप्ति और समीर के बारे में बात करे। दीप्ति तो पहली बार में ही उन्हें भा गई थी, लेकिन वो दीप्ति के घर वालों से भी एक बार बात करना चाहती थी। सुभद्रा जी किचन में खाना तैयार कर रही थी कि तभी समीर वहाँ आ जाता है। वो किचन में इतनी सारी तैयारियां देखकर हैरान हो जाता है। समीर, माँ सिर्फ 3 लोग आ रहे हैं, पूरी कॉलोनी नहीं आ रही है, आपने इतनी सारी तैयारियां की हैं। सुभद्रा जी, बेटा वो पहली बार घर आ रहे हैं, इतनी तैयारी तो बनती है ना। समीर, पर माँ। सुभद्रा जी, तू चुप रहे, तुझे क्या पता मेहमानों के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तुझे तो बस अपने हॉस्पिटल और चैरिटीज से फुर्सत ही कहाँ है। समीर मुंह बनाते हुए, माँ। सुभद्रा जी, अच्छा ऐसा कर, अब तू आ ही गया है तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। और समीर अपनी माँ की हेल्प करने में लग जाता है। शाम का वक्त, दरवाजे की घंटी बजती है तो सामने अजीत, श्रुति और दीप्ति खड़े थे।
समीर आकर उनका वेलकम करता है और अजीत समीर के गले लगता है। समीर सभी को लेकर अंदर आता है कि इतने में सुभद्रा जी भी बाहर आ जाती हैं। दीप्ति और श्रुति उन्हें नमस्ते करते हैं और अजीत उनके पैर छूता है। सुभद्रा जी दीप्ति को गले से लगा लेती हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर दीप्ति और बाकी सब भी हैरान होते हैं पर कुछ कहते नहीं। समीर अजीत से बातें करने में लगा हुआ था और दीप्ति और श्रुति सुभद्रा जी के साथ बात कर रही थी। सुभद्रा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा कि आप लोग यहाँ आए। सुभद्रा जी श्रुति से, और सुनाओ बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? श्रुति जी, आंटी जी, मेरी ससुराल की तरफ से तो मेरे सास ससुर हैं, वो लखनऊ में ही रहते हैं। एक्चुअली अजीत की जॉब मुंबई में है तो हम दोनों यहाँ रहते हैं। सुभद्रा जी, अच्छा, और तुम्हारे मायके की तरफ से? श्रुति, आंटी, मायके की तरफ से सिर्फ पापा ही हैं। मम्मी बहुत सालों पहले से ही गुजर गई थी, जब से पापा ने ही हमें संभाला है। सुभद्रा जी, ओ आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। दीप्ति, इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं। सुभद्रा जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? श्रुति, वो लखनऊ के नामी वकील हैं, श्री ब्रजेश कपूर। सुभद्रा जी, ओह अच्छा। फिर दीप्ति की तरफ देखकर, दीप्ति बेटा, तुम क्या कर रही हो अपने कैरियर में? दीप्ति, आंटी, मैंने भी लॉ की पढ़ाई की है, इसी साल कंप्लीट की है, अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। सुभद्रा जी, बहुत अच्छे बेटा, खूब तरक्की करो। दीप्ति मुस्कुराकर, थैंक यू आंटी जी। थोड़ी देर बातें करने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सुभद्रा जी सबको खाना परोसने लगती हैं तो दीप्ति खड़ी हो जाती है। दीप्ति, आप बैठिए आंटी, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। सुभद्रा जी, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं हूँ ना सबको सर्व करने के लिए। दीप्ति, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आप बैठिए, मैं सबको सर्व कर दूंगी। सुभद्रा जी दीप्ति के इतने प्यार से कहने पर चुपचाप चेयर पर बैठ जाती हैं। दीप्ति सबको खाना सर्व करने लगती है। सुभद्रा जी उसे ऐसा करते देख बहुत खुश होती हैं कि आज के ज़माने की लड़की होते हुए भी दीप्ति में बहुत अच्छे संस्कार हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने बैठ जाते हैं कि तभी सुभद्रा जी मौका देखकर समीर को कहती हैं, अरे समीर बेटा, दीप्ति को गार्डन नहीं दिखाओगे? जाओ दीप्ति को गार्डन दिखा दो बेटा। समीर खड़ा हो जाता है, जी माँ। दीप्ति और समीर दोनों गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। तभी सुभद्रा जी श्रुति और अजीत के साथ बात करने लगती हैं। सुभद्रा जी, श्रुति, अजीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अजीत श्रुति की तरफ देखते हुए, हाँ बोलिए ना आंटी जी, क्या बात करनी थी आपको? सुभद्रा जी, दरअसल बात यह है कि मुझे दीप्ति समीर के लिए बहुत पसंद है। तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में? अगर दीप्ति और समीर की शादी हो जाए तो? श्रुति और अजीत पहले तो हैरान से हो जाते हैं, लेकिन अजीत को भी समीर दीप्ति के लिए पसंद है तो वो कहता है, आंटी जी, समीर मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी कि दीप्ति और समीर एक हो जाएं। लेकिन आंटी जी, हम एक बार दीप्ति की राय भी जान लेना चाहिए, आखिर फैसला तो उसी को लेना है। सुभद्रा जी, ठीक है, जैसा आप दोनों को ठीक लगे। अगर दीप्ति राजी होती है तो मैं आपके पिताजी से बात कर लूँगी। श्रुति जी, ठीक है। थोड़ी देर बाद समीर और दीप्ति गार्डन से घूम कर आ जाते हैं और फिर दीप्ति, श्रुति और अजीत सुभद्रा जी से विदा लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। आदित्य का घर। इधर आदित्य कुछ दिनों से अपने कामों में उलझा हुआ था, तभी पवित्रा उसके कमरे में आ जाती है। आदित्य पवित्रा को देखकर, पवित्रा, मुझे कल एक मीटिंग में जाना है, बाबा साकी कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में, क्या तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी? पवित्रा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज आदित्य ने पहली बार उसे अपना कोई काम खुद से करने के लिए बोला था। पवित्रा जी, क्यों नहीं, हम अभी कर देते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, थैंक्स। पवित्रा आदित्य के कपड़े इस्त्री करने लगती है। वो खुश थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि आदित्य धीरे धीरे अब उसे अपना रहा है। अगले दिन आदित्य अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। पवित्रा आदित्य से, जल्दी आइएगा। आदित्य, टेंशन मत लो, मैं शाम तक आ जाऊंगा, कहकर वो चला जाता है। घर में आकर पवित्रा घर के काम निपटाने लगती है। उसने सोचा था कि आज वो शाम को सारा खाना आदित्य के पसंद का ही बनाएगी। वो शाम की तैयारियों में लगी जाती है। पवित्रा सारा खाना आदित्य के पसंद का बनाती है और साथ में उसका पसंदीदा मूंग की दाल का हलवा भी बना लेती है। सारा काम खत्म कर वो अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। आज उसने क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी होती है क्योंकि लाइट कलर्स आदित्य को बहुत पसंद थे। वो रामदीन काका के साथ लगकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखवा देती है और बैठकर आदित्य का इंतजार करने लगती है। उधर आदित्य अपनी मीटिंग खत्म करके होटल से बाहर निकल रहा होता है,
तभी दीप्ति उसी दिन वाले लड़के समीर के साथ कार में वहां से जा रही होती है। दीप्ति उसे नहीं देखती है, पर आदित्य दोनों को देख लेता है। दीप्ति को किसी और के साथ इतना घुलता मिलता देखकर उसे जलन होती है। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन आदित्य का पूरा ध्यान आदित्य और साथ में उस लड़के पर होता है जिससे दीप्ति हंस हंस कर बातें कर रही थी। इन सब चीज़ों को सोचकर आदित्य का ध्यान सामने नहीं होता है और अचानक से आदित्य की गाड़ी एक डंपर से जा टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर घर पर पवित्रा उसका बैठी इंतजार कर रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है कि फ़ोन किसी अननोन नंबर से है। पहले तो वो उठाती नहीं है, पर 2-3 बार बजने पर उठा लेती है। उधर सामने से आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप आदित्य सिंह राणा के घर से बोल रही हैं? पवित्रा आदित्य का नाम सुनकर चौंक जाती है। जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। उधर से आवाज़, देखिए आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये सुनते ही पवित्रा के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। वो रोते हुए सीधा भागकर गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से सिटी हॉस्पिटल चलने को कहती है। ड्राइवर गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। उधर दीप्ति अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। आज उसके मन में भी कुछ बहुत बेचैनी सी हो रही थी। वो सोच रही थी कि अभी अभी तो वो बाहर से घूम कर आई है, तब भी उसे बेचैनी सी क्यों हो रही है। वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है और लाइट बंद कर देती है, लेकिन नींद आज उसकी आंखों में भी नहीं होती है। उसका मन घबरा रहा होता है। अचानक ही उसे आदित्य की याद आने लगती है। उसका मन करता है कि उसे फ़ोन लगा ले, पर फिर पिछला सब कुछ सोचकर फ़ोन वापस रख देती है और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगती है। मुंबई। पवित्रा जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो रिसेप्शन पर जाकर पता करती है आदित्य को फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। पवित्रा भागती हुई सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। आदित्य आईसीयू में मशीनों से घिरा हुआ था, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। पवित्रा शीशे में से आदित्य को इस हालत में देखकर रो पड़ती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे आकर पूछता है, आप मिस्टर आदित्य की पत्नी हैं? पवित्रा आंखों में आंसू लिए हुए, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम ही इनकी पत्नी हैं। इंस्पेक्टर देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मिस्टर आदित्य को होश आ जाएगा हम उनका बयान लेने आ जाएंगे, आप प्लीज़ बैठ जाइए। पवित्रा वहीं रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। पवित्रा को 2 घंटे हो गए थे बैठे हुए। तभी एक डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। पवित्रा भागकर डॉक्टर के पास चली जाती है। पवित्रा, डॉक्टर साहब हमारे पति कैसे हैं? डॉक्टर उसकी तरफ देखकर, आप कौन? पवित्रा, जी हम उनकी पत्नी हैं। डॉक्टर, देखिए अब वो खतरे से बाहर है, हालांकि खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था, इसलिए हमें उन्हें खून चढ़ाना पड़ा। बॉडी में 1-2 जगह फ्रैक्चर भी आए हैं। बाकी जब वो होश में आएंगे आगे की कंडीशन का तभी पता लग पाएगा। पवित्रा रोते हुए, डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, देखिए हिम्मत मत हारिए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पवित्रा भी वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी वो जयपुर सरिता दीदी को फ़ोन करती है और उन्हें यहाँ की सारी स्थिति के बारे में बता देती है। सरिता भी आदित्य के एक्सीडेंट की खबर सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। सरिता, तुम चिंता मत करो पवित्रा, मैं और बाबा साहब अगली फ़्लाइट पकड़कर ही मुंबई पहुँच रहे हैं। तब तक तुम हिम्मत मत हारना और हाँ, आदित्य का ख्याल रखना, ठीक है? पवित्रा, दीदी हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस आप लोग जल्दी से पहुँच जाइए। सरिता, पवित्रा हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पवित्रा वापस फ़ोन रखकर हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर की ओर चली जाती है, भगवान से प्रार्थना करने। जयपुर। सरिता वीरेन जी को आदित्य के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है। वीरेन जी भी ये खबर सुनकर सख्ते में आ जाते हैं। दोनों ही अपने बैग पैक कर अगली फ़्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंबई। उधर दीप्ति बार बार अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी। तभी बाहर से गुजरते हुए श्रुति दीप्ति के कमरे की लाइट खुली हुई देख अंदर कमरे में आ जाती है। श्रुति, क्या बात है दीप्ति, तुम अब तक सोई नहीं? कुछ परेशानी है क्या? दीप्ति, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए घूम रही थी। श्रुति उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है और खुद भी उसी के पास बैठ जाती है। श्रुति, देखो दीप्ति, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बचपन से तेरे साथ रही हूँ, तेरे आंखों में पढ़ सकती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है। दीप्ति की आंखों में आंसू भर गए और वो श्रुति के गले से लिपट गई। दीप्ति रोते हुए, दी पता नहीं आदित्य को लेकर बहुत घबराहट सी हो रही है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मन में, ऐसा लग रहा है कि वो किसी परेशानी में है।
दीप्ति का आज भी आदित्य के लिए अपने मन में इतना प्यार देखकर श्रुति भी भावुक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि यह आज भी आदित्य को भूल नहीं पाई है। मैं कैसे मना पाऊंगी इसे समीर के रिश्ते के लिए। श्रुति, तू चिंता मत कर दीप्ति, आदित्य बिल्कुल ठीक होगा। और तू आदित्य के बारे में इतना मत सोचा कर दीप्ति, वो अब किसी और का पति है। अगर ऐसे ही हमेशा उसके बारे में सोचती रहेगी तो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएगी। दीप्ति फिर से ये बात सुनकर रोने लगती है। दीप्ति, दी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ आदित्य को भुलाने की, पर नहीं भुला पाती। मैं क्या करूँ। आज बहुत घबराहट हो रही थी आदित्य को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में हो और उसे मेरी ज़रूरत हो। श्रुति, तू ज़्यादा मत सोच दीप्ति, आदित्य बिल्कुल सही सलामत होगा। उसकी पत्नी है उसके पास। दीप्ति अपने आंसू पोंछती हुई, आप सही कह रही हो दी, आदित्य ठीक होगा और अपनी पत्नी के साथ खुश होगा। मुझे शायद उसकी याद आ रही होगी, इसलिए घबराहट महसूस हो रही होगी। श्रुति, तुम आराम करो दीप्ति और सोने की कोशिश करो। कल काउंसलिंग में भी तो जाना है और देखना वहाँ जाकर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। दीप्ति लेट जाती है और श्रुति उसे ब्लैंकेट उड़ाकर लाइट बंद करके कमरे से बाहर आ जाती है। दीप्ति सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। सिटी हॉस्पिटल। पवित्रा भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आदित्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। पवित्रा, हे भगवान, इन्हें ठीक कर दीजिए। हमारे पति के अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में हमारे माँ बाबा हमसे छीन गए, अब हमारे पति को ठीक कर दीजिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ जाती है। सुबह तक सरिता और वीरेन जी भी मुंबई पहुंच चुके थे। सरिता और वीरेन जी भी रिसेप्शन पर पहुंचकर आईसीयू के बाहर आ खड़े हुए। पवित्रा बेंच से सिर टिकाए बैठी थी। सरिता उसके कंधे पे हाथ रखती है। पवित्रा सरिता को देखते ही खड़ी हो जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। इतने में वीरेन जी भी हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आ जाते हैं। पवित्रा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सरिता, आदित्य कैसा है भाभी? पवित्रा, डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनके होश आने तक हमें इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद नर्स डॉक्टर को जाकर बुला लाती है। आदित्य को होश आ चुका है। वीरेन जी भी डॉक्टर्स के साथ ही उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। सीनियर डॉक्टर आदित्य का चेकअप कर रहा था। वीरेन जी, क्या बात है डॉक्टर साहब, आदित्य ठीक तो है ना? डॉक्टर, देखिए, उनके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया है और अभी उनकी कंडीशन भी बहुत नाजुक है। आप लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। वीरेन जी, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, अभी नहीं, वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। वीरेन जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। वीरेन जी भी डॉक्टर के साथ ही बाहर आ जाते हैं। सरिता उनके पास आते हुए, क्या बात है बाबा, क्या कहा डॉक्टर ने? आदित्य ठीक है ना? वीरेन जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं आदित्य के हाथ में फ्रैक्चर आया है और ज़्यादा चोटें आने की वजह से अभी उसकी हालत भी नाजुक है। हमें सावधानी बरतनी होगी। पवित्रा भी सरिता के साथ ही खड़ी थी। ये सुनकर वो फिर से रोने लगती है। वीरेन जी उसे देखकर उसके सर पे हाथ रखते हुए, नहीं बेटा, रोते नहीं, आदित्य ठीक हो जाएगा, तुम्हें उसे संभालना है। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? पवित्रा, लेकिन चाचा साहब, हमें बहुत फिक्र हो रही है उनकी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? वीरेन जी, बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आदित्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आदित्य के वार्ड में शिफ्ट होते ही एक एक कर सभी उससे मिलने आते हैं। आदित्य के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पवित्रा जब आदित्य के कमरे में जाती है तो उसे ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। आदित्य भी उसकी ऐसी हालत देख भावुक हो जाता है। वो अपना मास्क हटाकर उससे बोलता है, पवित्रा। पवित्रा उसके पास आकर, प्लीज़ आप बोलिए मत, डॉक्टर ने आपको अभी बोलने से मना किया है, आप आराम कीजिए। आदित्य, मैं ठीक हूँ पवित्रा, तुम टेंशन मत लो प्लीज़। पवित्रा, ठीक है आप? कितनी चोटें आई हैं आपको? आपको पता है हमारी तो जान ही निकल गई थी। आदित्य, प्लीज़ पवित्रा, अपने आप को इतना दुखी मत करो। देखो मेरी तरफ, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और फिर तुम हो ना मेरे साथ। पवित्रा, हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आप अब आराम कर लीजिए, डॉक्टर साहब ने आपको बोलने से मना किया है ना। इतने में नर्स आ जाती है। नर्स, मैम, पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, आप प्लीज़ बाहर चले जाइए। पवित्रा आदित्य की तरफ देखकर, अपना ख्याल रखिएगा और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुलवा लीजिएगा, हम बाहर ही हैं।
पवित्रा रूम से बाहर चली जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देख रहा था। आदित्य खुद हैरान था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि हमेशा मेरे साथ रहना। क्या उसे पवित्रा का साथ अच्छा लगने लगा था? बाहर वेटिंग रूम में सरिता चेयर पर बैठी चुपचाप एकटक देख रही थी। तभी वीरेंद्र जी उसके पास ही आकर बैठ गए। वीरेंद्र जी, क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? सरिता, कुछ नहीं बाबा साहब, बस आदित्य और पवित्रा के बारे में ही सोच रही थी। ये नियति का कैसा खेल है बाबा, एक सच्चाई बता नहीं सकता और दूसरे को असल सच्चाई का पता ही नहीं है। वीरेंद्र जी, क्या करें बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं। सरिता, कभी कभी पवित्रा के बारे में सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है कि सच्चाई जानकर उसे कैसा लगेगा कि जिसे इतने दिनों से वो अपना पति मानकर बैठी है वो उसका पति नहीं है। कहीं वो आदित्य से नफरत ना करने लगे। वीरेंद्र जी, नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पवित्रा बहुत समझदार लड़की है, वो आदित्य को जरूर समझेगी और उसकी मजबूरी को भी। सरिता, भगवान करे ऐसा ही हो। अब पवित्रा रोज हॉस्पिटल में भी आदित्य का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी वो ज़्यादातर उसे अपने हाथ से ही देती थी। आदित्य भी धीरे धीरे पवित्रा के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगा था। सरिता और वीरेंद्र जी भी यहीं मुंबई में ही आदित्य के साथ रह रहे थे। पवित्रा दिन में एक बार घर जाती और वहाँ का सब काम निपटा कर वापस हॉस्पिटल आ जाती। वीरेंद्र जी और सरिता में भी कोई ना कोई हॉस्पिटल में आदित्य के साथ ही रहता था। आज आदित्य को 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था। वीरेंद्र जी डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आदित्य पवित्रा के साथ घर के लिए निकल गए। आदित्य का प्लास्टर अभी नहीं कटा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे अभी बेड रेस्ट ही बताया था। घर पहुंचते ही रामदीन काका दौड़े हुए आए और आदित्य को बाहर गाड़ी से निकालने में मदद की। रामदीन काका, कैसे हैं आप छोटे मालिक? आदित्य, मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? रामदीन काका, आप ठीक हो गए छोटे मालिक? तो अब हम भी ठीक हैं। हम तो बहुत घबरा गए थे छोटे मालिक। आदित्य, जहाँ आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद हो वहाँ मुझे कुछ कैसे हो सकता है काका? रामदीन काका, आप सही सलामत रहें, हम तो यही चाहते हैं छोटे मालिक। आइए अंदर चलते हैं। सभी अंदर आ गए। वहाँ गेट पर सरिता आरती का थाल लिए खड़ी थी। उसने आदित्य को तिलक किया और आरती उतारी। वीरेंद्र जी, पवित्रा, जाओ बेटा, आदित्य को उसके कमरे में ले जाओ, वो थक गया होगा। पवित्रा, जी चाचा साहब। आदित्य को सही सलामत घर वापस देखकर सभी खुश थे और सबसे ज़्यादा पवित्रा। पवित्रा के यहाँ भी वही रोज की दिनचर्या थी। वो खुद आदित्य का ख्याल रखती, उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक, और उसे प्रतिदिन शाम को गार्डन में घुमा कर लाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आदित्य जितना चलेगा फिरेगा उतना ही जल्दी ठीक होगा। आदित्य भी अब पवित्रा से पहले की तरह बात करने से बचता नहीं था। सरिता और वीरेंद्र जी भी ये सब देख रहे थे। सरिता के मन में भी कई बार ख्याल आया कि वो आदित्य से बात करे, लेकिन अभी वो कुछ दिन के लिए इस बात को टाल गई। आज आदित्य का चेकअप था और उसका हाथ का प्लास्टर भी कट गया था। इन 2 महीने में पवित्रा ने आदित्य की खूब सेवा की थी। डॉक्टर ने भी उसे एकदम फिट एंड फाइन क्लियर कर दिया था। हॉस्पिटल से आने के बाद सभी साथ में बैठे थे। पवित्रा सबके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। वीरेंद्र जी और सरिता भी वापस जयपुर जा रहे थे। उनकी शाम की फ्लाइट थी। थोड़ी देर बाद सब चाय पीकर अपने अपने कमरों में चले गए। आदित्य भी स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना कुछ काम देख रहा था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। तभी सरिता आदित्य के कमरे में आ गई। सरिता, आदित्य बिजी हो क्या? आदित्य नज़र उठाकर सरिता की तरफ देखता है। अरे आइए ना जीजी, वो तो मैं बस ऐसे ही कुछ फाइल्स देख रहा था। इस एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। सरिता, आदित्य तुमसे कुछ बात करनी थी। आदित्य, हाँ जीजी बोलिए ना। सरिता, अपनी ज़िंदगी के बारे में कब सोच रहे हो आदित्य? आदित्य हैरानी से, मैं कुछ समझा नहीं दीदी, आप क्या कहना चाह रही हैं? सरिता, अपने और पवित्रा के रिश्ते के बारे में। आदित्य चौंक कर, जीजी ये आप क्या कह रही हैं? पवित्रा और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। फिर भी, और वैसे भी वो किसी और की अमानत है जिसका मैं बस ख्याल रख रहा हूँ। सरिता, तो आदित्य कहाँ है उसका पति और कब तक रखोगे तुम उसका ख्याल? आदित्य, मैं उसे ढूंढ लूँगा जीजी। सरिता, मान लो वो कभी मिला ही नहीं तो? हमें बस इतना पता है कि वो मुंबई में है।
इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना आदित्य कि वो पवित्रा को अब मरा हुआ मान चुका है, तो वो उसे क्यों ढूंढेगा? और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो क्या गारंटी है, ये जानते हुए कि पवित्रा इतने दिन किसी और आदमी के घर रह कर आई है? वो पवित्रा को इज्जत के साथ अपना लेगा? और पवित्रा का तो सोचो, क्या वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? सब खराब हो जाएगा आदित्य। इससे तो अच्छा है कि तुम और पवित्रा साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। पवित्रा तुम्हें अपना पति मानती है और तुम्हें भी तो उससे लगाव हो गया है। आदित्य जी जी, पर इन सब में दीप्ति का क्या? वो भी तो पिस रही है इन सब में। सरिता, दीप्ति एक ना एक दिन अपने आप को संभाल लेगी और शायद जिंदगी में आगे बढ़ जाए। वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पवित्रा वो टूट जाएगी ये सब जानकर। और क्या पता भगवान की भी यही मर्जी हो, वरना तुम्हारी शादी तो नंदिनी से हुई थी ना, तो फिर पवित्रा ही तुम्हें क्यों मिली? भगवान का इशारा समझो आदित्य, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। आदित्य जी जी, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आखिरी कोशिश भी छोड़ना नहीं चाहता पवित्रा के पति को ढूंढने में। अगर फिर भी इसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं सोचूंगा इस बारे में। सरिता ठीक है आदित्य, पर ज़रा टाइम से सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही पवित्रा को इस सच्चाई का पता लग जाए और बात हाथ से निकल जाए। ओके आदित्य जी जी जी। शाम के समय सरिता और वीरेंद्र जी जयपुर निकलने की तैयारी कर रहे थे। रामदीन काका सारा सामान गाड़ी में रखवा चुके थे। आदित्य वीरेंद्र जी के पैर छूकर अपना ख्याल रखिएगा चाचा सा। वीरेंद्र जी आप भी आदित्य। आदित्य सरिता के पास जाकर उससे गले मिलते हुए, आप भी अपना ख्याल रखना जीजी और चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक होगा। सरिता हमें तुम पर पूरा भरोसा है आदित्य। पवित्रा भी सरिता के गले मिलती है। जीजी आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, जल्दी मिलने आइएगा। सरिता प्यार से उसके सर पे हाथ फेर देती है। पवित्रा वीरेंद्र जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सरिता और वीरेंद्र जी दोनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। आदित्य भी उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ ही जाता है। मुंबई, रात का समय था। दीप्ति अपने कमरे में ही बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। श्रुति कमरे के बाहर से ही गुजर रही थी कि दीप्ति को देखकर अंदर आ गई, लेकिन दीप्ति किताब में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि श्रुति कब उसके पास आकर बैठ गई। श्रुति, अरे भाई ऐसा क्या पढ़ रही हो इस बुक में कि मेरे आने का भी पता नहीं चला तुम्हें अब तक? श्रुति की आवाज़ से दीप्ति का ध्यान हटा तो दीप्ति ने देखा कि श्रुति उसी के पास बैठी हुई थी। दीप्ति, अरे दी आप कब आई? श्रुति, जब तुम इस किताब में खोई हुई थी तब। दीप्ति, सॉरी दी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आकर मेरे पास बैठ गई। एक्चुअली ना ये बुक की स्टोरी इतनी अच्छी है ना कि जब भी मैं इसे पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे अपने आसपास का होश ही नहीं रहता है। श्रुति, अच्छा ऐसा क्या है इस स्टोरी में? दीप्ति, ये एक प्रेम कहानी है, मुझे डॉक्टर समीर ने दी थी। उन्हें भी मेरी ही तरह प्रेम कहानियाँ और कविताएँ बहुत पसंद है। वैसे दी आप रात को यहाँ क्या कर रही हैं? जीजू आपका वेट कर रहे होंगे। श्रुति हंसते हुए, अरे नहीं, वो तो अपने ऑफिस के काम में उलझे हुए हैं, मैं बोर हो रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास चली आई। वैसे दीप्ति एक बात पूछूं? दीप्ति, हाँ दी बोलिए ना। श्रुति, समीर तुम्हें कैसा लगता है? मेरा मतलब है कि एक लाइफ पार्टनर की नज़र से। दीप्ति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, दी ये आप क्या कह रही हैं? और वैसे भी मैंने उन्हें एक दोस्त के अलावा और किसी नज़र से कभी देखा ही नहीं। श्रुति, दीप्ति असल में मैंने तुझे ये बात नहीं बताई थी। जब हम उस दिन समीर के यहाँ डिनर पर गए थे तब समीर की मम्मी सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ समीर के लिए मांगा था। वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। दीप्ति चौंक कर, क्या? श्रुति, हाँ, लेकिन मैंने और अजीत ने उस वक्त ये कहकर मना कर दिया था कि हम तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेंगे। तुमसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि तुम उस वक्त इस स्थिति में नहीं थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए भी सोचो। समीर अच्छा लड़का है, वेल सेटल्ड है, अजीत को भी बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी बात है कि समीर की माँ ने खुद से ये रिश्ता मांगा है। और क्या पता समीर के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ हो। दीप्ति, दी ऐसा कुछ नहीं है, समीर के मन में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए समीर सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं अभी तक आदित्य को भुला नहीं पाई हूँ। श्रुति, पर दीप्ति कब तक यूं ही अतीत में जीती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें भी आगे बढ़ना ही होगा ना।
दीप्ति, क्या समीर को पता है इस बारे में? श्रुति, शायद नहीं, लेकिन सुमित्रा जी कह रही थी कि वो समीर से इस बारे में बात करेंगी। देख दीप्ति, हमें भी तेरी चिंता है। मैंने पापा से भी इस बारे में बात की थी, हालांकि उन्होंने भी ये फैसला अभी तेरे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन मेरी बच्ची, हम तेरा गलत नहीं सोचेंगे, तो एक बार इस बारे में सोच, हम तेरे साथ हैं। दीप्ति, दी, मैं कब कह रही हूँ कि आप लोग मेरा बुरा चाहोगे? बस मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज़। श्रुति, ठीक है, तू जितना चाहे समय लेना चाहती है ले ले, लेकिन जो फैसला लेना सही लेना। दीप्ति, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। दीप्ति, मैं सोचूंगी दी। श्रुति प्यार से उसके सर पर हाथ फेर वहां से चली जाती है। दीप्ति उसे जाते हुए देखती रहती है। श्रुति के जाने के बाद दीप्ति मन ही मन सोचती है, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मैं किसी तरह से आदित्य को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। और अब समीर, आई थिंक मुझे समीर से बात करनी चाहिए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत समझदार लड़का है, शायद मेरी प्रॉब्लम समझ जाए और वो अपनी मम्मी से बात करे। दीप्ति अपने पिछले कल को याद कर रही थी, जो पल उसने मुंबई में आदित्य के साथ बिताए थे। कितने हसीन थे वो पल, जिसमें सिर्फ वो और आदित्य थे एक दूसरे के साथ। यही सब सोचते सोचते दीप्ति की आंख लग जाती है। आदित्य का फार्म हाउस। आदित्य लॉन में बैठा सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अंदर पवित्रा नाश्ते की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद पवित्रा रामदीन काका को आदित्य को नाश्ते के लिए बुलाने को कहती है, तो रामदीन काका आदित्य को बुलाने आ जाते हैं। रामदीन काका, छोटे मालिक, नाश्ता लग गया है, आप आ जाइए। आदित्य, आप चलिए काका, मैं आता हूँ। आदित्य अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पवित्रा रामदीन काका के साथ नाश्ता लेकर आती है। आदित्य आज नाश्ते में हलवा, पूरी और आलू की सब्जी देखकर खुश हो जाता है। आदित्य, वाह, आज कुछ स्पेशल है क्या जो ये सब बनाया है? पवित्रा आदित्य को खाना परोसते हुए, हमने सोचा आज कुछ अलग बनाते हैं, और वैसे भी आपको तो आलू पूरी बहुत पसंद है ना? आदित्य, हाँ, मेरे तो फेवरेट हैं। पवित्रा, तो फिर शुरू कीजिए। आदित्य, तुम भी बैठो ना। पवित्रा, हम? आदित्य, हाँ, क्यों नहीं। आदित्य पवित्रा का हाथ पकड़कर उसे भी चेयर पर बैठा देता है और उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व कर देता है। दोनों साथ ही बैठकर खाते हैं। आदित्य नाश्ता करके अपने रूम में आ जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है फ़ोन सरिता का था। आदित्य फ़ोन उठा लेता है। आदित्य, नमस्ते जीजी, कैसी हैं आप? सरिता, हम ठीक हैं आदित्य, तुम कैसे हो? आदित्य, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजी। चाचा सा कैसे हैं? सरिता, वो भी ठीक है, काफ़ी दिनों से कोर्ट नहीं जा पाए थे, तो आज सुबह ही कोर्ट के लिए निकल गए हैं। पवित्रा, कैसी है? आदित्य, वो ठीक है जीजी, किचन में है अभी। आपको तो पता है उसे सारा काम अपने हाथों से ही करना पसंद है। सरिता, हाँ, तुमने कुछ सोचा आदित्य अपने और पवित्रा के बारे में? आदित्य, मैं क्या सोचूं जीजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहीं जाना चाहता हूँ और किस्मत मुझे कहीं और ले जाना चाहती है। सत्ता, तभी तो इसे किस्मत कहते हैं आदित्य। वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमें किस्मत के ही फैसले मानने पड़ते हैं। आदित्य, पता नहीं जीजी, आखिर किस्मत मुझसे चाहती क्या है? क्यों मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ? मैं पवित्रा को धोखा नहीं देना चाहता और ना ही दीप्ति को। सरता, ये धोखा नहीं है आदित्य, तुम बस नियति का लिखा हुआ मान रहे हो और कुछ नहीं। तुम ही कह रहे हो ना कि तुम्हें मंजिल नहीं मिल रही है। नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है। मंजिल मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम बस उसे देख नहीं पा रहे हो। किस्मत का इशारा समझो आदित्य, प्लीज़, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही उलझी रहेगी। आदित्य, मैं ज़रूर सोचूंगा इस बारे में जीजी, और जल्दी ही कोई ना कोई हल भी निकालूंगा। अच्छा जीजी, मैं रखता हूँ। सरता, ठीक है आदित्य, अपना ख्याल रखना। आदित्य, जी। शाम होने को आई थी। आदित्य अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी पवित्रा उसके कमरे में चाय देने के लिए आ गई। पवित्रा, जी चाय। आदित्य उसकी तरफ देखकर, अरे तुम क्यों ले आई, किसी के हाथ भिजवा देती। पवित्रा, कोई बात नहीं, और वैसे भी हमें आपका काम करना अच्छा लगता है। आदित्य चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता। पवित्रा उसे अपनी तरफ देखता पाकर, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हैं, हमने कुछ गलत कहा क्या? आदित्य एकदम से हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य, पवित्रा तुमसे कुछ कहना था। पवित्रा, हाँ तो कहिए ना, आपको हमसे कुछ कहने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आदित्य, पवित्रा,
क्या हम एक छत के नीचे रह सकते हैं? पवित्रा हैरानी से उसे देखने लगती। ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? हम एक ही छत के नीचे तो रह रहे हैं। आदित्य चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से पवित्रा की तरफ देखकर कहता है, पवित्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पवित्रा अलमारी में कपड़ों को तह कर लगा रही थी। आदित्य की बात सुनकर वो फिर से चौंक जाती। ये आज आपको हो क्या गया है जो आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमारी शादी तो हो चुकी है ना। अब क्या आप हमसे बार बार शादी करेंगे? मुझे लगता है आप काम करते करते थक गए हैं। आप आराम कीजिए, ठीक है। ये कहते हुए पवित्रा वहाँ से जाने लगती है। आदित्य उसे जाते देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पवित्रा, मेरी बात तो सुनो। आदित्य जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वो देखता है कि पवित्रा का हाथ थोड़ा गर्म सा था। आदित्य, अरे तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? वो उसका माथा छूकर देखता है। तुम्हें तो बुखार है पवित्रा, और तुमने अब तक मुझे बताया भी नहीं, और सुबह से काम करे जा रही हो। तुम्हें अपना जरा भी ख्याल नहीं रहता है क्या? पवित्रा, अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा बुखार है, हम थोड़ी देर आराम करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आदित्य, अच्छा ऐसे ठीक हो जाओगी तुम, यूं सारे घर का काम करके? चलो चुपचाप बेड पर लेट जाओ। ये कहकर वो उसे खुद ही बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर कंबल ढक देता है। फिर थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करता है तो देखता है कि पवित्रा को 101 डिग्री बुखार था। आदित्य, ये देखो 101 बुखार है तुम्हें, और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ है। अब चुपचाप लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। पवित्रा उसे हड़बड़ी में जाता देखकर, पर आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं? आदित्य, केमिस्ट के पास से तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम ऐसे ही बेड पर लेटकर आराम करोगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगी, समझी? पवित्रा, पर आदित्य, पर वर कुछ नहीं पवित्रा, तुम चुपचाप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। पवित्रा चुपचाप बेड पर लेटी रहती है। ये भी ना इतनी चिंता में आ जाते हैं। थोड़ा सा बुखार ही तो था, पर एकदम से उसको होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हमारी कितनी चिंता करते हैं, हमें ज़रा भी तकलीफ में नहीं देख सकते। यही सोचते सोचते वो मुस्कुराती रहती है। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे लेटे वो बोर होने लगती है तो बेड पर से उठकर रूम में ही घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि आदित्य की स्टडी टेबल पर सारी किताबें यूं ही बिखरी पड़ी है। वो सारी किताबें एक तरफ ठीक करके रखने लगती है, लेकिन तभी उन किताबों में से आदित्य की डायरी हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही उस डायरी को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि उस डायरी से बाहर किसी की तस्वीर भी गिरी हुई थी। जब वो उस तस्वीर को उठाकर देखती है तो वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि दीप्ति की तस्वीर थी। पवित्रा मन ही मन में, ये तो वही दीप्ति जी है ना जो उस दिन हमारे घर आई थी। पवित्रा उस तस्वीर को लेकर देखने लगती, कितनी प्यारी है, कितनी मासूम सी। पर फिर वो सोचने लगती है, क्या आज भी इनके मन में दीप्ति जी ही है? तभी तो उनकी तस्वीर उन्होंने आज तक अपनी डायरी में संभाल कर रखी थी। पवित्रा थोड़ी देर तक उस तस्वीर को ऐसे ही देखती रहती है, पर फिर उसे वापस उस डायरी में रख देती है। पर फिर उस डायरी की तरफ देखकर, ये डायरी कैसी है? शायद वकील बाबू इसमें अपने दिल की बातें लिखते होंगे। हम भी पढ़ें क्या है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या आज भी उनके दिल में दीप्ति जी है या हम? पवित्रा वो डायरी उठाकर पढ़ने लगती है। क्या होगा जब पवित्रा को पता चलेगा सारा सच? क्या सच जानने के बाद रह पाएगी वो आदित्य के साथ, या ढूंढेगी अपने पति को? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।